गगन नाम का एक गरीब किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। गगन के साथ साथ उसका 12 साल का बेटा राजू और पत्नी सरिता भी खेतों की देखरेख में गगन का साथ दे रहे थे। राजू की माँ, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ राजू के पापा, आज तो गर्मी है, लेकिन बहुत जल्दी ही ठंड का मौसम भी आने वाला है, इसलिए हमें ठंड से बचने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। माँ, बाकी चीजें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले हमें पानी गर्म करने का हीटर खरीदना है। बेटा, मैंने मेरे दोस्त से पूछा, वो कह रहा था कि पानी गर्म करने का हीटर बाजार में बहुत ही महंगा मिलेगा। इतना महंगा हीटर लेने की हमारी हैसियत नहीं है बेटा। तो फिर बाबा, क्या इस साल हमें ठंड में ठंडे पानी से ही नहाकर काम चलाना पड़ेगा? हाँ बेटा, ये तो हमारी मजबूरी है, वरना मैं तुम्हें कभी भी इतनी तकलीफ नहीं दे सकता। नहीं बाबा, इस साल हम कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेंगे। ऐसा कहते हुए राजू खेत में ही बने हुए अपने घर के अंदर चला जाता है और सोचता है। थोड़ी देर बाद राजू घर से बाहर आता है। बाबा, क्या हम खुद का ही कोई हीटर नहीं बना सकते? लेकिन बेटा, हम हीटर बनाएंगे कैसे? मुझे बांस से हीटर बनाना आता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें मार्केट से लेनी पड़ेगी, और वो चीजें भी काफी महंगी होती है। बाबा, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उन सारी चीजों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेटा, तुम वो सारी चीजें कैसे लाओगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद गगन राजीव को वो सारी चीजें बताता है और राजू बाजार चला जाता है। बाजार जाकर राजू एक भंगार की दुकान से वो सारी चीजें ढूंढ कर ले आता है। देखो बाबा, आपने जो जो चीजें कही थी वो मैं सब ले आया। अरे वाह राजू, तूने तो कमाल ही कर दिया। ये सब तू कहाँ से ले आया? वो मुकेश चाचा है ना, मैंने देखा था उनके घर पर बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। मैं उनके पास गया और उनको अपनी मजबूरी सुनाई और कहा कि मुझे ऐसी चीजें चाहिए जो आपके किसी काम के नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और मुझसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। राजू, तू तो बहुत ही होशियार निकला रे। बाबा, अब जरा भी देर मत करो, ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। पहले अपना हीटर बना ले। हाँ बेटा, मैं कल से ही हीटर बनाना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन से गगन अपने खेत से बांस तोड़कर लाता है और हीटर बनाने की शुरुआत कर देता है। लगभग 4 दिन में गगन हीटर बनाकर तैयार कर देता है। गगन अपने घर के आंगन में बैठकर हीटर बनाकर तैयार कर देता है और फिर सरिता, राजू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे बाहर आओ। क्या हुआ जी? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? देखो, मैंने हीटर बना दिया। अरे वाह बाबा, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप मेरे हीरो हो। अब से किसी भी ठंड के मौसम में ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस बीच एक दिन मुकेश चाचा गगन के घर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गगन बांस से हीटर बनाने वाला है। मुकेश बहुत ही नामचीन व्यक्ति था, उसकी काफी पहचान थी। घर पर कोई है? अरे मुकेश भाई, आप यहाँ कैसे? बस चला यार तुमसे मिलने। मेरे जैसे गरीब के कुटिया में आपके कदम पड़े, इसीलिए थोड़ी हैरानी हो रही है। हैरानी की बात नहीं है गगन। कुछ दिन पहले राजू मुझसे कुछ चीजें ले गया था और कह रहा था कि तुम बांस का हीटर बनाने वाले हो। हाँ, राजू ने मुझे बताया था कि उसने वो सारी चीजें तुम्हारे घर से ले रखी थी। मैं बस वही देखने आया हूँ। क्या सचमुच तुम वो बांस का हीटर बना चुके हो? हाँ मुकेश भाई, मैंने बांस का हीटर बनाया है और वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, आपकी वजह से ही तो मैं वो बना पाया हूँ। इसके बाद गगन मुकेश को वो हीटर दिखाता है। भाई गगन, तूने तो कमाल ही कर दिया। बड़े बड़े इंजीनियर भी इतना सस्ता और टिकाऊ हीटर बना नहीं सकते। तुझे तो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। अरे मुकेश भाई, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, लेकिन तेरी किस्मत अब बहुत जल्द ही खुलने वाला है। वो कैसे मुकेश भाई? अरे तू देख रहा है ना, हर साल अपने गांव के लोगों को ठंड से कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, और मार्केट में हीटर बहुत महंगा चलता है। इसीलिए तू हीटर बनाने की दुकान खोल ले, तेरी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और गांव वालों को अच्छा हीटर मिल जाएगा। लेकिन ये काम शुरू करने के लिए तो पैसे चाहिए ना मुकेश भाई।
तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं दूंगा तुझे जरूरी सामान। नहीं नहीं मुकेश भाई, आपके और एहसान नहीं चाहिए। अरे दे रहे हैं तो ले जाइए ना, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो लौटा देंगे। हाँ बाबा, मुकेश चाचा सही कह रहे हैं, हमें अपने गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लोगों के लिए भी बनाऊंगा और सस्ते दाम में बेचूंगा। अगले दिन मुकेश गगन को काफी सारी जरूरी चीजें लाकर देता है और गगन अपने बेटे राजू और पत्नी सरिता के साथ मिलकर और भी हीटर बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे हीटर बेचने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसकी बात पर यकीन होने लगता है। इस बीच एक ग्राहक गगन के घर आता है। अरे भाई, सुना है तुम बांस का हीटर बेच रहे हो? हाँ भाई साहब, आपको भी हीटर चाहिए क्या? हाँ, मुझे भी हीटर चाहिए, लेकिन सोच रहा हूँ ये ठीक से काम करेगा भी या नहीं। अरे उसकी चिंता मत करिए, अगर हीटर काम ना करे तो पूरे पैसे वापस लेकर चले जाना। इस तरह से गगन बहुत सारे हीटर बेचता है और धीरे धीरे उसकी परिस्थिति सुधर जाती है। वो खुद का एक नया घर बना लेता है और हीटर की बड़ी दुकान खोलता है। ए जी, पलक झपकते ही हमारे दिन बदल गए। हाँ राजू की माँ, अगर राजू और तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। नहीं जी, ये तो आपकी मेहनत का फल है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। कौन सी बात सरिता? याद करिए, हमने मुकेश भाई से कुछ वादा किया था, हमें उनके द्वारा दिए गए पैसे लौटाने पड़ेंगे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं आज ही जाकर मुकेश भाई को उनके सारे पैसे लौटा देता हूँ। अरे गगन भाई, तुम यहाँ? मुझे तो लगा तुम हमें भूल ही गए। अरे मुकेश भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मदद से ही हूँ, मेरी मदद से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे मैं आपके कर्ज को चुकाने आया था, ये लीजिए आपके पैसे। मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गगन, एक बात बोलूं क्या? जी बोलिए भाई साहब। मैंने बहुत सारे लोगों को कर दिया है, लेकिन तू अकेला है जो कर्ज वापस लौटाने आया है। इससे समझ आता है कि तू वाकई में काफी ईमानदार आदमी है। जी धन्यवाद भाई साहब। एक नगर में एक मंदिर के बाहर दीनू चाय वाला अपनी चाय की दुकान लगाता था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते, वे दीनू की दुकान पर चाय पिए बिना नहीं जाते। कुछ समय बाद दीनू के सामने रामू चाय वाला भी अपनी चाय की दुकान लगाने लगता है। अरे भैया, यहाँ पर दुकान लगाकर कोई फायदा नहीं है। लोगों को केवल मेरे हाथों की बनी चाय पसंद आती है। तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आने वाला। मेरी मानो तो कहीं और दुकान लगा लो। अरे भाई, मुझे कौन सा तुमसे मुकाबला करना है जो कहीं और चला जाओ? तुम अपनी दुकान चलाओ, मैं अपनी दुकान चलाता हूँ। धीरे धीरे रामू की दुकान पर भी लोगों की भीड़ लगने लगी। रामू की इलायची वाली चाय की सुगंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती और लोग बिना चाय पिए न जाते। दीनू की दुकान के ग्राहक रामू की दुकान पर जाने लगे, जिससे दीनू को ईर्ष्या होने लगी। ये रामू का बच्चा जब से यहाँ आया है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। ना जाने क्या मिलाता है चाय में कि लोग उसकी दुकान पर भागते हैं। यदि इसे जल्दी यहाँ से नहीं निकाला तो मेरी दुकान तो बंद ही हो जाएगा। दीनू रामू की दुकान बंद करवाने की अलग अलग तरकीबें सोचने लगता है। एक रोज दीनू मौका पाकर रामू की दुकान में चाय के लिए रखा दूध बदल देता है। वो सही दूध की जगह 2 दिन का पुराना खराब दूध रख देता है। रामू जब उस दूध की चाय बनाता है तो उस चाय को पीकर बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं और दीनू लोगों को रामू के खिलाफ भड़काने लगता है। देखा आप लोगों ने इसकी चाय पीने का नतीजा? कैसी चाय पिलाई है सबको कि सब के सब बीमार पड़ गए। ना जाने क्या मिलाया होगा चाय में। आज के आज इसकी दुकान तोड़ दो। इसे यहाँ रहने का मौका देना अपनी जान जोखिम में डालने का बराबर है। हाँ, सही कह रहा है ये। इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। तोड़ दो इसकी दुकान, मारो इसे। इसने हमारे नगर के सभी लोगों को बीमार कर दिया है। हाँ हाँ, मारो इसे, तोड़ो इसकी दुकान। इसे इस नगर से भी निकाल दो ताकि ये दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता लोग कैसे बीमार पड़ गए। लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसकी दुकान और दुकान में रखा सारा सामान तोड़ देते हैं।
आया था मेरा धंधा चौपट करने, अब हो गया ना खुद का धंधा बंद। इधर रामू उदास और परेशान सा। ये सब क्या हो गया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ? मैं क्या करूं? कैसे सबको समझाऊं कि मैं निर्दोष हूं? अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करूं मैं? यही सब सोचते सोचते रामू नगर से बाहर आ जाता है। उदास और परेशान रामू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके हाथ पर कुछ जख्म थे जो देखने में बहुत ही भद्दे लग रहे थे। वो बूढ़ी औरत रामू के पास आ जाती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए आपको? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? माँ जी, मेरे पास तो पानी है नहीं, आप यहाँ बैठिए, मैं आसपास पानी ढूंढता हूँ। बेटा, यहाँ पीछे एक कुआं है, मुझे उसके पास ले चलो। उसका पानी जादुई है, उसको पीकर सब रोग दूर हो जाते हैं। मेरे हाथ के जख्म भी उसके पानी से ठीक हो जाएंगे। कितने ही राहगीर यहाँ आए, लेकिन मेरे हाथ के जख्म देखकर कोई भी मुझे उस कुएं तक ना लेके गया। उल्टा लोग मुझसे दूर भागते हैं। तुम पहले हो जिसने मुझे इतने प्यार से बात की। बेटा, मुझे उस कुएं तक ले लो। रामू को बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और वो उसे उस कुएं तक ले जाता है। रामू बूढ़ी औरत के लिए कुएं का पानी निकालता है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस पानी को पीती है कि तभी वो उसके हाथों में जख्म एकदम ठीक हो जाता है। रामू ये सब देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है। माँ जी, ये सब कैसे हुआ? क्या इस कुएं का पानी जादुई है? बूढ़ी औरत रामू की बात सुनकर मुस्कुराती है और अचानक उसका रूप बदल जाता है। वो एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ जाती है। रामू उसको देखकर डर जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक परी हूँ जो अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। मैंने तुम्हें उदास बैठा देखा तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सोची और वेश बदलकर तुम्हारे पास आ गई। तुमसे पहले कितने ही राहगीर की परीक्षा ली, लेकिन सब लोग मेरे जख्म देखकर भाग जाते या मुझसे जाने को कहते। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे जख्म देखकर भी मेरी सहायता की। मैं समझ गई कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो शायद किसी मुसीबत में हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगी? राम परी को सारी बातें बताता है कि कैसे नगर के लोगों ने उसे बिना किसी गलती की सजा दी और उसे नगर से निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। परी अपनी जादुई शक्ति से कुएं के पानी को चाय में बदल देती है। परी रामू को वो चाय पीने को कहती है। लेकिन मैं चाय कैसे पीऊंगा? मेरे पास तो कोई कप भी नहीं है। परी रामू को जादुई शक्ति से कप भी ले लेती है। रामू जैसे ही चाय पीता है, उसे जागते हुए स्वप्न आने लगते हैं, जिनमें वो देखता है कि उसकी दुकान से दूध दीनू ने बदला था, जिसकी चाय पीकर लोग बीमार पड़ गए थे और उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया था। ओह, तो ये सब उस दीनू की वजह से हुआ। उसकी वजह से लोग बीमार पड़े और सजा मुझे मिली। मैं इस दीनू को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी असलियत लोगों को कैसे दिखाऊं? तुम इस जादुई चाय के कुएं की चाय इस केतली में भरकर ले जाओ। तुम लोगों को यह चाय पिलाओगे तो लोगों को वही सब दिखाई देगा जो तुम्हें दिखाई दिया। रामू जादुई कुएं की चाय लेकर नगर में जाता है, जहाँ पहले तो कोई उसे नगर में घुसने नहीं देता, लेकिन जादुई कुएं की चाय की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती है। लोग वो चाय पीते हैं तो उन्हें भी स्वप्न में वही सब दिखाई देता है जो रामू को दिखाई देता। धीरे धीरे नगर के लोग रामू की चाय पीते हैं और सबको दीनू की सच्चाई दिखाई देती है। दीनू ने लोगों को धोखा दिया। इसने रामू की चाय का दूध बदलकर रामू की दुकान बंद करवा दिया। सजा रामू को नहीं, दीनू को मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, दीनू को सजा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से बेचारे रामू को सबकी नफरत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से उसकी दुकान टूट गई, उसे इस नगर से निकाल दिया गया। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लोग दीनू की दुकान तोड़कर उसे नगर से बाहर निकाल देते हैं और रामू को उसकी दुकान वापस मिल जाती है। सुषमा एक धोबीन है
वो अपने घर के आसपास के लोगों के कपड़े साफ कर इस्त्री करती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे वो अपना पेट पालती है। शादी के कुछ वर्षों बाद ही सुषमा के पति रमेश का देहांत हो गया था। सुषमा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। सुषमा की बूढ़ी सास हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी दवाई का खर्चा भी सुषमा उठाया करती थी। अरे बहू, आज मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, वापस आते वक्त मेरी दवाइयाँ लेती आना। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए। आज जरा जल्दी वापस आकर मेरे पैरों की मालिश कर देना। 2 दिनों से मेरे घुटने में बहुत दर्द है। ठीक है, आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुषमा घर घर जाकर लोगों से कपड़े लेती है और उसकी मोटरी बनाकर सिर पर लाद कर पास के तालाब में ले जाकर सभी कपड़ों को धोती है। और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वो थकी हारी वापस घर आती है तो उसको काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। मैं इन कपड़ों को इस्त्री कर देती हूँ, आप थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तभी सुषमा की सास की आवाज आती है। अरे बहू, आ गई, जरा तेल गरम करके मेरे पैरों की मालिश कर दे। मेरी किस्मत में आराम कहाँ। सुषमा अपने सास की पैरों की मालिश करती है। ऐसे ही सुषमा जिंदगी काट रही थी। सुषमा हमेशा दूसरों के लिए काम किया करती थी, खुद के लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था। सुषमा की साड़ी बहुत पुरानी होने की वजह से कई जगह से फट गई थी। सुषमा नई साड़ी लेने के लिए कई महीनों से पैसे जमा कर रही थी। इतने पैसे में मेरी नई साड़ी आ जाएगी। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली सुशीला आ जाती है। अरे सुषमा, बाहर निकल, ये तूने क्या कर दिया है मेरे साड़ी के साथ? क्या हो गया सुशीला बहन? ये देख, तूने इस्त्री करके मेरी पूरी साड़ी जला दी है। तेरी वजह से मेरी नई साड़ी खराब हो गई है। लगता है गलती से रशीम बेटी से ये साड़ी जल गई होगी। मुझे माफ कर दो मम्मी, जब मैं ये साड़ी इस्त्री कर रही थी तो मेरी आंख लग गई थी, गलती से ये साड़ी जल गई। मुझे इस साड़ी के पैसे चाहिए। ये लो सुशीला बहन, इस पैसों से आप नई साड़ी ले लो। सुषमा ने अपनी साड़ी के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे वो पैसे वो सुशीला को दे देती है। सुशीला वहाँ से साड़ी का पैसा लेकर चली जाती है। मेरी वजह से आपको अपनी साड़ी के पैसे सुशीला चाची को देने पड़े। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, कोई बात नहीं, तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं कुछ दिनों बाद अपने लिए साड़ी ले लूंगी। इस साल गांव में बहुत भीषण गर्मी पड़ी है, जिस वजह से तालाब का पानी पूरी तरह से सूख जाता है। लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलता। सुषमा का काम पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। इस बार गर्मी की वजह से गांव के सारे तालाब सूख गए हैं। लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा। हमारे बचे पैसे भी सारे खत्म हो गए हैं। घर में एक वक्त का भी अनाज नहीं है। सुषमा रसोई में जाकर देखती है, खाने के लिए बस 1 रोटी का आटा बचा होता है। इतने से आटे में तो एक इंसान का भी पेट नहीं भरेगा। पूरी रसोई देख ली, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सुषमा सारे बर्तनों को उलट कर देखती है, सभी बर्तन पूरी तरह खाली होते हैं। तभी एक बर्तन से एक इलायची आटे में गिरती है। देखते ही देखते आटा दुगना हो जाता है। ये क्या? इलायची के आटे में गिरते ही आटा दुगना हो गया। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तो कोई जादुई इलायची लगती है। रशीम उस इलायची को ले जाकर थोड़े से बचे पानी में डाल देती है। देखते ही देखते पानी दुगना हो जाता है। दोनों जादुई इलायची का जादू देखकर हैरान होते हैं। इस इलायची की मदद से हम कोई भी चीज दुगनी कर सकते हैं। सुषमा थोड़े से बचे आटे में बार बार इलायची डालकर उसे ढेर सारा आटा बना लेती है और मनोज की राशन की दुकान में उस आटे को ले जाकर उससे दूसरे खाने के सामान ले लेती है। भैया, जरा बताना, इस आटे की क्या कीमत दोगे तुम? इतना सारा आटा? कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी? वही समझ लो। धीरे धीरे सुषमा जादुई इलायची की मदद से ढेर सारा राशन जमा कर लेती है।
उसके खाने की परेशानी दूर हो जाती है। हमें इस जादुई इलायची को गांव के तालाब में ले जाकर डाल देना चाहिए। इससे गांव के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें ये काम सबकी नजरों से बचकर करना पड़ेगा। उस रात सुषमा और रशीम छुपते छुपते गांव के तालाब के पास जाते हैं और तालाब में बचे थोड़े से पानी में उस जादुई इलायची को डाल देते हैं। देखते ही देखते तालाब का पानी दुगना हो जाता है। बार बार पानी में इलायची डालने की वजह से तालाब पहले की तरह भर जाता है। अगली सुबह गांव के लोग तालाब को पूरी तरह भरा देख हैरान हो जाते हैं। ये कैसा जादू है? कल तक तालाब बिल्कुल सूखा हुआ था और आज देखो लबालब भरा हुआ है। मुझे लगता है इसमें सुषमा का हाथ है। कल वो हमारी दुकान पर ढेर सारा आटा लेकर आई थी और उसके बदले महीने भर का राशन लेकर गई है। ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो एक दिन का भी राशन नहीं था। मनोज और सुशीला चुपके से सुषमा के घर जाकर देखने लगते हैं। सुषमा अनाज के ढेर में इलायची डालती है और अनाज दुगना हो जाता है। ये सब इस जादुई इलायची का कमाल है। क्यों ना हम इस इलायची को चुरा लें, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। मनोज और सुशीला लालच में आकर चुपके से उस जादुई इलायची को चुरा लेते हैं और मनोज अपने राशन की दुकान में रखे अनाज में उस जादुई इलायची को डाल देता है। लेकिन देखते ही देखते जादू इलायची के साथ दुकान का सारा अनाज गायब हो जाता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया। मेरी दुकान का सारा राशन गायब हो गया। ये सब इस इलायची के वजह से हुआ है। हे भगवान। मनोज का रोना सुन सुशीला और रशीम वहाँ पहुँच जाती है। क्या हुआ मनोज भैया, आप इतना क्यों रो रहे हो? मैं लालच में आकर तुम्हारी जादुई इलायची को चोरी कर लिया था, लेकिन मेरी दुकान का सारा राशन गायब हो गया। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। चमत्कार तब तक ही होता है जब तक हम उसे अपने लालच से ना जोड़े। मैंने सबके भले के लिए उस जादुई इलायची का उपयोग किया। तुमने लालच में आकर जादुई इलायची का उपयोग किया, इसलिए उस जादुई इलायची ने उल्टा जादू कर दिया। मनोज को उसका फल मिल चुका था। सुषमा फिर से धोबिन का काम करने लगी थी।